नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नौसेना विद्रोह के बाद कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन को एक सामुदायिक संक्रमित कम्युनली इफेक्टेड ऑफर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सत्ता हस्तांतरण की नीति अच्छी थी, परंतु नियत में खोट था, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस सांप्रदायिक बंटवारे की बीज बोया था वह अंकुरित प्रस्फुटित होकर जिन्ना रूपी वृक्ष का रूप धारण कर चुका था। अब उसे अलग राष्ट्र चाहिए था और उसका दुष्परिणाम 1946 के कलकत्ता आदि जगहों पर हुए सामूहिक नरसंहार के रूप में देखने को मिला। एंडिवर फॉर यू देख रहे हैं आप, और हम फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग पार्ट में, फ्रीडम स्ट्रगल के अलग अलग घटनाओं पे आज हम 9वां पार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें आप इसका एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा और असेसमेंट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब संक्षेप में हम कैबिनेट मिशन को देखते हैं और फिर इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन एक्चुअली में देखिए नाम से ही पता चलता है कि ये कैबिनेट मिशन था। इसके सदस्य कौन कौन थे आप ध्यान से देखते जाइए। अगर ऑप्शन में दे दे इन तीनों का नाम, तीन लोग थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, कि इनमें से कौन नहीं थे, एक दूसरे का नाम दे दिया जाएगा, तो आप नाम ध्यान रखिए। पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जी, उस समय भारत के मंत्री कहा जाता था इन्हें। यही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन भारत। और 16 मार्च, देखिए 16 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन अपना प्लान पब्लिश किया था। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या हो गया कि पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये मेंबर थे। और तीसरा मेंबर थे ये भी एलेक्जेंडर, जिसको नौसेना मंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैबिनेट मिशन। अब देखिए कैबिनेट मिशन की मुख्य सिफारिशें क्या क्या था। व्हाट वेयर द मेन प्रोपोजल्स ऑफ कैबिनेट मिशन। अब देखिए कैबिनेट मिशन का मेन प्रोपोजल क्या हुआ। हमारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रपोजल था वो था रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइडिया को, मतलब जो भारत का विभाजन का थ्योरी, टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना हमेशा मांग कर रहे थे, तो कैबिनेट मिशन ने इसे बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण। देखिए शुरू से ही अब जैसे ही चर्चा होता है तो अंग्रेज जो ब्रिटिश शासक थे वो बोलते थे कि आप संविधान बना ही नहीं सकते तो देश का शासन क्या चलाएंगे। हाउ कैन यू मैनेज योर कंट्री, यू आर अनएबल टू मैनेज योर कंट्री बिकॉज यू कुड नॉट मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए आप तैयार रहिए, इसके लिए चुनाव का प्रोविज़न किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें आया ये फेडरल स्ट्रक्चर, कि भारत फेडरेशन का यूनियन होगा, है ना। अलग अलग इसके फेडरेशन अलग अलग सदस्य होंगे, प्रोविंस होंगे। फिर जो तीसरा महत्वपूर्ण है कि ये क्या किया कि प्रोविंसेस को तीन ग्रुप में, देखिए तीन अलग अलग ग्रुप में प्रोविंस को ये बांट दिया। और किस बेसिस पे बांटा, क्यों बांटा, उस पर आगे हम चर्चा करते हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ। चौथा, और इसमें जो मेंबर्स होंगे उनको इसने ये ऑप्शन दे दिया कि आप या तो कॉमनवेल्थ ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। और देखिए इसके साथ एक ऐसा लोचा इसने लगा के छोड़ा जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब यहाँ भी उन्होंने बांटो राज करो का फसल काट लिया। देखिए यहाँ पे भी लगा दिया कि जो ये तीन प्रोविंस डिवीजन ऑफ प्रोविंस बनाया, तीन ग्रुप बनाया प्रोविंस डिवीजन का, तो उसका बेसिस इन्होंने रखा हिंदू और मुस्लिम सिख। तीन मेन रूप से हिंदू और मुस्लिम, सिर्फ एक प्रोविंस में सिख का के लिए सीट कुछ आरक्षित किया गया था। तो देखिए यहाँ भी इन्होंने अपना चाल खेल दिया कि आप लोग बंटते लड़ते रहिए। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो, ये देखिए एक अप्रोक्स डाटा है 1941 के जनगणना के अनुसार कि ये सबसे पहला बनाया नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, उत्तर
पश्चिमी क्षेत्र, इसमें उन्होंने क्या किया कि पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, देखते जाइए, पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसके बाद सिंध और ब्रिटिश बलूचिस्तान, इसमें 4 प्रांत को मुख्य रूप से शामिल किया गया। और जो ये आप बार डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए जो अप्रॉक्स उस समय का जो मुस्लिम पॉपुलेशन था नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, ये 62.07% था। जो ये 4 प्रांत का जो मुस्लिम पॉपुलेशन था उसका इतना परसेंट, देखिए ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका बना दिया। और जो 37.93% आप देख रहे हैं, ये हिंदुओं की जनसंख्या थी इन चारों स्टेट में। तो ये जो स्टेट का बंटवारा 3 ग्रुप में डिवीजन किया, उसका ये पहला भाग हुआ। दूसरा भाग इसने बनाया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि उत्तर पूर्वी इलाका, वो इलाका। तो उत्तर पूर्वी में इलाका में एक था बंगाल और दूसरा था असम। जो आज का असम है उससे भिन्न था उस समय थोड़ा सा बंगाल। तो उसमें भी देखिए यहाँ पे मुस्लिम का जनसंख्या आप देख रहे हैं कि 51.69%। आप समझ गए होंगे कि जैसे ही मोर देन 50% +1 वोट हो गया मतलब सरकार बन गया, यू आर इन मेजॉरिटी। तो यहाँ इन्होंने इस तरह से डिवीजन किया, देखिए कितना कुटिल चाल है। ये जो दो डिवीजन ये जो दो डिवीज़न इन्होंने दिखाया, तो इन दोनों डिवीज़न में क्या हुआ कि मुस्लिम बहुल, देखिए यहाँ पे 62.7% मुस्लिम, यहाँ पे 51.69% मुस्लिम, और जो 48.31% देख रहे हैं ये हिंदुओं की जनसंख्या थी ओवरऑल इन दोनों स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ये दूसरा ग्रुप हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा ग्रुप का, कि ये तीसरा ग्रुप था रेस्ट ऑफ इंडिया। 3 ग्रुप में कैटेगराइज डिवाइड किया था स्टेट को। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में आता था जो हिंदू बहुल इलाका था, मद्रास, बम्बई, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, सबका वो जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अभी का उत्तर प्रदेश, और ये उड़ीसा। तो देखिए ये हिंदू बहुल इलाका था। यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या करीब करीब 89.40% था और मुस्लिमों का जनसंख्या 10.60। तो देखिए इन दोनों देखने से आप समझ गए होंगे कि इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये दोनों इलाका तय हो गया कि दीज एरियाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड बाय द मुस्लिम्स। तो यहाँ पे मुस्लिम्स का संख्या इन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि जिन्ना का मांग था बस मुस्लिम के हिसाब से देश का बंटवारा हो। उन तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुस्लिम कार्ड खेल दिया उन्होंने कैबिनेट मिशन के थ्रू। और रेस्ट ऑफ इंडिया का मैटर में यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हिंदू बहुल होगा, और यही मैटर आगे जाके फिर मुश्किल का काम बनता है बंटवारा का। अब देखिए जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो इसमें प्रोविजंस किया गया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ये प्रपोजल लेके आया था कि भाई आप अपना संविधान सभा बनाइए। तो संविधान सभा तो बना, है ना। तो संविधान सभा बना तो इसके सीट एलोकेशन में अब देखिए ग्रुप ए बी सी, तीन तीन ग्रुप बनाया गया। 3 ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप ए बी सी। तो ग्रुप ए में देखिए यही जो हिंदू बहुल इलाका था, जो मद्रास, बम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस और उड़ीसा। इसमें देखिए टोटल सीट मिला था 187, जिसमें से 167 था जनरल के लिए मतलब हिंदुओं के लिए, और 20 सीट था मुस्लिम लीग के लिए। ग्रुप बी बना जिसमें पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। इसमें टोटल 35 सीट में से 9 हिंदुओं के लिए था, 22 मुस्लिम लीग के लिए और 4 सीट सिख के लिए था। और ग्रुप सी जो बना था, जो डिवीजन ऑफ स्टेट्स हुआ था, उसमें 70 में से 34 था जनरल के लिए और 36 था मुस्लिम लीग के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हो गया सीट का एलोकेशन। अब इसको देखिए ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ के ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ देख सकते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड जो एलोकेशन ऑफ सीट था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कि संविधान सभा का जो निर्माण ये होगा, ये होगा, संगठन होगा, उसमें कौन कौन कितने लोग रहेंगे। तो देखिए ग्रुप ए में आपको दिख रहा है कि ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये हिंदूज़ के लिए था, और जो ग्रीन वाला है ये मुस्लिम लीग का सीट था। और ग्रुप बी का जो स्टेट था जिसमें पंजाब वगैरह आता था, इसमें देखिए सिख के लिए सीट दिख रहा है आपको यहाँ रेड में,
और ये ग्रीन वाला है ये मुस्लिम लीग के लिए और ये रेस्ट लोग के लिए। और जो सी ग्रुप का था जिसमें आप बंगाल और असम देख रहे हैं, तो इसमें से देखिए ज़्यादा सीटें एलोकेट हुई थी मुस्लिम लीग के लिए और बाकी सीट रेस्ट के लिए। तो ये था स्थिति। तो इन दोनों देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए बंटवारा का जो नीति था, कैसे अंदर अंदर उनका जो मंशा था। हम जो शुरू में बोले कि ये जो कम्युनली इन्फेक्टेड ऑफर था, इसीलिए हम बोले थे कि ये कम्युनली इन्फेक्टेड ये ऑफर था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका जो टोटल स्ट्रेंथ था। टोटल स्ट्रेंथ ग्रुप ए का 187, अभी आपने देखा, बी का 35, ग्रुप सी का स्टेट था 70। ये सारा मिला के ये ब्रिटिश प्रोविंस का हो गया 292 सीट्स। और 93 जो रिप्रेजेंटेटिव थे, 93 ये स्टेट से आना था। 4 रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान रखिएगा, इसमें से हर एक यहाँ जो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, इन चारों से एक एक सीट आना था। तो ये सब मिला के टोटल 389 मेंबर्स का चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए होना था, है ना। तो ये टोटल स्ट्रेंथ हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आप देखिए जो कैबिनेट मिशन जो प्रपोज किया, दूसरा प्रपोजल कि भाई आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, जब तक के संविधान आपका नहीं बन जाता तब तक सरकार कौन चलाएगा, देश कैसे चलेगा। तो इसमें हुआ कि टोटल 14 मेंबर्स का कैबिनेट प्रपोज हुआ था कि आप अपना कैबिनेट बनाइए, मंत्रालय बनाइए सरकार चलाने के लिए। उसमें से 6 थे कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग की तरफ से, 1 इंडियन क्रिश्चियन, 1 सिख मेंबर और 1 पारसी। देखिए इसको जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये जो रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड वाला है, ये कांग्रेस के लिए। मुस्लिम लीग का ये ग्रीन वाला है, ये 5 सीटिंग है। और जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, नॉट फ्रॉम ब्रिटिश क्रिश्चियन, इंडियन जो क्रिश्चियन है, इनको 1 सीट ये सिख को मिला और 1 सीट पारसी को मिला। इस तरह से 14 लोग के लिए कैबिनेट मिशन में ये प्रपोजल था कि आप 14 लोग मंत्रिमंडल बनाइए सरकार चलाने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है इससे रिलेटेड। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? हु वर द प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन? अभी ऑलरेडी आपने देख चुका है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और ये सारे कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? हु वॉज हेडिंग द कैबिनेट मिशन? इनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? व्हेन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया? 24 मार्च 1946। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसकी पहल पर कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया या उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एट हुज इनिशिएटिव द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया और हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? इनका नाम था क्लीमेंट एटली। और ये जो कैबिनेट मिशन अपना प्लान ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वेर द मेन पर्पसेस ऑफ कैबिनेट मिशन? तो संक्षेप में आप सुन ही चुके होंगे, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। अंतरिम सरकार की स्थापना करना और संविधान का निर्माण करना, इसके अलावे और कई महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन देखिए, संविधान बनना और इन द मीन टाइम हाउ टू रन द गवर्नमेंट, तो ये मेन हुआ। फिर अगला सवाल देखिए, अंतरिम सरकार को किसने चुना? हु हैज़ इलेक्टेड द इंटरिम गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट कौन चुना था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुना था। अंतरिम सरकार की समय अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट? तो आप जान लीजिए, 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वही पीरियड था इंटरिम गवर्नमेंट का। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, किस मिशन, प्लान या स्कीम, जो नाम ले लीजिए, ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? विच मिशन, प्लान और स्कीम प्रपोज 3 टायर गवर्नेंस फॉर इंडिया? इसका भी नाम था कैबिनेट मिशन। और ये कौन कौन 3 टायर था? एक था सेंटर, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक था सेंटर, केंद्र में जो सरकार होगा वो फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय और करेंसी माने कहिए वित्त मंत्रालय। एक टायर में ये हो गया। दूसरा टायर था प्रोविंशियल ग्रुप्स का,
कि 3 डिवीजन ऑफ ग्रुप से बना दिया। और ये प्रोविंशियल ग्रुप जो 3 डिवीजन जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और रेस्ट ऑफ इंडिया वाला 3 ग्रुप। और तीसरा था प्रोविंसेस, मोस्टली हिंदू एरियाज। तो ये 3 टायर गवर्नेंस प्रपोज किया था। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार करने की मुख्य वजह क्या थी? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द मुस्लिम लीग रिजेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिशन? अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो मुस्लिम लीग देखिए जून 1946 में इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो उसको ये लग रहा था कि जो दो दो मेन प्रोविंस है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न, ये दोनों प्रोविंस हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कि इन दोनों में मुस्लिम बहुल आबादी था। तो मुस्लिम बहुल आबादी था, तो जिन्ना को उस समय ये लगा कि बाद में इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, बाद में ये पाकिस्तान बनने में मदद करेगा। फिर दूसरा, जैसे ही जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिल गया। और मुस्लिम लीग को लगा कि जैसे ही अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश लोग इंडियन के हाथ में देता है, तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा किसकी है? हिंदुओं की। तो सरकार हिंदुओं की बन जाएगी, फिर हम बिना सरकार के हमारा उसमें कोई से नहीं रहेगा, हमारा कोई चलती नहीं रहेगा। और जानते ही होंगे कि चुनाव में सिर्फ 73 सीट मिला था उसको, 296 सीट के चुनाव में। तो कांग्रेस को ज़्यादा सीट आए, तो इसके लिए भी इनको लगा था कि अब हमारा इसमें कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, हमारा कोई सुनेगा नहीं। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। बहुत सारा इस तरह का और भी बात चला था। फिर आगे इससे नाराज़ हो गए थे, फिर डायरेक्ट एक्शन डे मना था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो अभी आपके सामने है वो देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष कौन था? इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल? इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, जो लड़के लेंगे पाकिस्तान, एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मुस्लिम लीग को सीट कम आया है ना, तो जुलाई में, फिर अगस्त में, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग डिक्लेयर कर दिया कि अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाए, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे। मतलब सीधे पाकिस्तान के मांग का समर्थन पुरजोर नारा लगाना शुरू कर दिया, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और इस बीच में क्या हो गया कि बंगाल में करीब 7,000 से अधिक लोगों का सामूहिक नरसंहार हो गया। और राइट इतना ख़राब था, इतना जगह फैल गया, जैसे कलकत्ता, नोआखली, सिलहट, मुंबई, गढ़मुक्तेश्वर, ये यूपी का जगह है, मुंगेर, पंजाब, इन राज्यों में कई जगह में कि बहुत सारे लोगों का कत्ल हो गया। और ये कत्ल के कारण क्या हुआ कि आपस में लोगों के आपस में हिंदू मुस्लिम का वो तार तार हो गया जो रिश्ता था। और बहुत सारे और कई तरह की झमेला शुरू हो गया, देश में अंतर्कलह शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो अंतरिम सरकार के मुखिया थे इंडिया के बिहाफ में, जो वाइस प्रेसिडेंट अभी आपने देखा, इन्होंने कुछ नहीं कर सका। ये सारे दंगे हुए, अंत में गांधी जी ने फिर नोआखली मार्च किया, विद्रोहियों को समझाया, फिर और कई तरह का इनिशिएटिव लोगों के द्वारा लिया गया, तब जाकर फिर देश में शांति हुआ। और फाइनली व्हाट हैपेंड, 2 नेशन थ्योरी, जो सामुदायिक अखंडता के उलट सामूहिक विभेदात्मक नीति जो अंग्रेज शुरू किया था, आखिर 2 नेशन थ्योरी के रूप में ये परिणत हो गया। लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के रहेंगे पाकिस्तान। आखिर देश का बंटवारा हो गया। गांधी जी, पटेल, जितने सारे नेता थे, कोई किसी ने कुछ नहीं कर पाया, किसी से शायद संभल नहीं पाया, या जो भी कहिए देश का बंटवारा हो गया। तो चलिए, आज हम कैबिनेट मिशन को यहीं विराम करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ रियली अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।